तो मेरे बेटा मैंने आप लोगों से कहा था कि आज का टॉपिक समझना है तो पहले टॉर्क वाला डेरिवेशन कार्टेशियन, पोलर और जनरल फॉर्म वाला रिवाइज करके आना। यदि आप में से किसी ने रिवाइज ना किया हो तो आज की वीडियो अभी मत देखो, आज बैठ के इस समय टॉर्क वाला रिवाइज कर लो, बाद में ये वाली वीडियो मैं आपको दोबारा भेज दूंगा, तब आप पढ़ लेना। और पढ़ रखा है फिर तो खैर कोई बात ही नहीं। जो जो कंसेप्ट यूज होने हैं पहले वो बता दिए जाए। पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट टू रिमेंबर है, इट इज नॉट द डेरिवेशन, इट इज द पार्ट ऑफ डेरिवेशन। वेलोसिटी क्या है? तो आप कहते हो ds by dt, लेकिन कोई बॉडी x के अलोंग जा रही हो तो उसे कहते हैं vx is equal to dx by dt। ये सब यूज हुआ है। vy होता है dy by dt, ये तब लगता है जब y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो। तो dx by dt है vx, dy by dt है vy। नंबर 2, प्रोडक्ट रूल। यदि आपको करना हो डिफरेंशियल ऑफ a इंटू बी, अब यदि a कांस्टेंट है बेटा तो a बाहर आ जाएगा, b कांस्टेंट है तो b बाहर आ जाएगा। और यदि बेटा a और b दोनों वेरिएबल हो तब लगता है प्रोडक्ट रूल। ये मेरी डिफरेंशियल की वीडियो में प्रोडक्ट रूल में पहले a बाहर, b का डिफरेंशियल, फिर b बाहर और a का डिफरेंशियल। इस रूल को तब लगाया जाता है जब दोनों ही वेरिएबल हों। अदरवाइज एक कांस्टेंट हो तब तो आप उसे बाहर ले लेते हो, जैसे a कांस्टेंट है तो a बाहर, b कांस्टेंट है तो b बाहर। उदाहरण के तौर पर यदि मुझसे कोई कहे कि बताइए dy dt ऑफ x vy माइनस y vx किसके बराबर है? dy dx ऑफ x vy माइनस y vx। तो आप अच्छा, dv by dt क्या होता है बेटा? dv by dt होता है एक्सेलरेशन, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लिख ही नहीं रहा, जो रिक्वायर्ड है बस वो। अब यहां आप लगाइएगा प्रोडक्ट रूल। पहले तो dy by dt ऑफ, ब्रैकेट खोल लेते हैं, x vy माइनस, ये v और y दो चीजें नहीं है, vy एक ही क्वांटिटी है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, माइनस dy by dt ऑफ y vx, ब्रैकेट खोल दी, dy dt ऑफ x vy माइनस dy dt ऑफ y vx। अब इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले x बाहर, dy dt ऑफ vy प्लस vy बाहर, dy dt ऑफ x, डिफरेंशियल ऑफ x। अभी सिर्फ इसका फॉर्मूला लगाया है, पहले x बाहर vy का डिफरेंशियल, फिर vy बाहर x का डिफरेंशियल, माइनस, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले y बाहर dy dt ऑफ vx प्लस फिर vx बाहर dy dt ऑफ y। ये हमारे पास आ गया। लेकिन बेटा यहां पर dx by dt तो v होता है, vx dx by dt होता है vx, तो यदि मैं dx by dt को ब्रैकेट खोल दूं तो dx by dt को सीधे vx लिख सकता हूं, और dy by dt होता है बेटा vy, dy by dt vy। दिमाग लगा के करना, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। dy by dt होता है बेटा vy। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो vx vy कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का vx vy है, ये माइनस का है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का vx vy है, ये कट जाएगा, और मेरे पास बचेगा x dy dt ऑफ vy माइनस x dy dt ऑफ vy माइनस y dy dt ऑफ vx। ये हमारा फॉर्मूला है जिसकी आज जरूरत पड़ेगी। यहां से यहां तक का प्रूफ आपको जरूरत पड़ेगा। वैसे ये हमारी शीट में प्रिंटेड भी है, लेकिन एक बार समझने के बाद शीट से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्यों किया?
ये अभी 5 मिनट बाद पता चलेगा, क्या जरूरत पड़ेगी 5 मिनट बाद पता चलेगा। फिर हल आप इसे देखिए एक बार फिर समझिए। dy dt of x vy minus y vx, dy dt of x vy minus dy dt of y vx, ब्रैकेट ओपन, x बाहर vy का डिफरेंशियल, vy बाहर x का डिफरेंशियल, लेकिन x का डिफरेंशियल dx by dt होता है vx। दूसरे वाले में बेटा y बाहर vx का डिफरेंशियल, vx बाहर y का डिफरेंशियल, y का डिफरेंशियल यानी dy by dt वो होता है vy, vx vy बेटा ब्रैकेट ओपन होकर के कट गया, बचेगा x डिफरेंशियल ऑफ vy माइनस y डिफरेंशियल ऑफ vx। दो बार बताऊंगा, फिर भी ना आए तो आपके ऊपर है, तीसरी बार पूछना पूछ लो। जल्दी फ्री होके भी क्या करेंगे, टॉपिक पक्का करके जाओ। अब आते हैं हम अपने डेरिवेशन पर। मेरे बेटा ये हिस्सा जितना जरूरी है आज के डेरिवेशन के लिए उसे छोड़ के बाकी मिटा देता हूं। मेरे बेटा आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स जब करे थे लॉज ऑफ मोशन वगैरह के, तो फोर्स होता है dp by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टॉर्क होता है dl by dt। फोर्स की जगह आ गया टॉर्क और मोमेंटम की जगह आ गया एंगुलर मोमेंटम। आज हमें एंगुलर मोमेंटम यानी L का फॉर्मूला निकालना है, कार्टेशियन, पोलर और जनरल फॉर्म में। किसका? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकालना है कार्टेशियन, पोलर और जनरल फॉर्म में। मान लो बेटा बिल्कुल टॉर्क की तरह से, ये हमारे पास कोई बॉडी है यहां पर जिसका मास है m, जिसका पोजीशन वेक्टर है r जो कि थीटा एंगल पर है, उसका मोमेंटम है p जो यहां से अल्फा एंगल बना रहा है और ये एंगल है फाई। याद आ गया होगा, बस उस दिन यहां पर फोर्स लगाया था, आज इस डायरेक्शन में मोमेंटम दे दिया। जब आपने पहली बार किया था टॉर्क का डेरिवेशन तो याद करिए बिल्कुल सेम फिगर थी, बस यहां पर लिखा हुआ था फोर्स और आज यहां लिखा हुआ है मोमेंटम। यानी कि जो हमारा आर वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, आर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और पी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। यदि हम कहें आर वेक्टर क्या होता है, तो आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये कोऑर्डिनेट है एक्स, ये कोऑर्डिनेट है वाई, तो आर वेक्टर होता है बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और पी वेक्टर क्या होता है बेटा, तो जवाब है ये पी एक्स और ये पी वाई, तो पी वेक्टर होता है पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। ये y सफिक्स में लिखा हुआ है, p और y दो अलग अलग क्वांटिटी नहीं है। py का मतलब कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम अलोंग y, px का मतलब कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम अलोंग x। अब आगे, पहले आप लोगों ने ये समझ लिया, फिगर समझ ली, लैंग्वेज वगैरह क्या लिखनी है वो आपको शीट में दी हुई है, शीट से तो पढ़ना ही पड़ेगा एक बार कि लिखना कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब मेरे बेटा बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था, तो जवाब है टॉर्क का फॉर्मूला आया था एक्स एफ वाई माइनस फाई एफ एक्स। ये था कार्टेशियन फॉर्म में टॉर्क का फॉर्मूला, कार्टेशियन फॉर्म में टॉर्क का फॉर्मूला था। हमें इसी फॉर्मूले से एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनाना है। टॉर्क का फॉर्मूला है एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। कई बच्चे कहेंगे सर आपने एफ वाई और एफ एक्स तो लिखा ही नहीं, एफ वाई को लिखूंगा डी पी वाई बाई डी टी, क्योंकि एफ होता है डीपी बाई डी टी, प्रैक्टिस कर लेना।
तो f होता है dp by dt, तो fy होगा dpy by dt माइनस y fx होगा dpx by dt। अब मेरे बेटा x d by dt ऑफ py होगा mvy, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, तो p इज इक्वल टू mv, py इज इक्वल टू mvy, d by dt ऑफ px होगा mvx, p इज इक्वल टू mv, px इज इक्वल टू mvx। कोई आपसे कहे vx क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x, vy क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y, px क्या है, कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम अलोंग x, और py क्या है, कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम अलोंग y। मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, मास बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, इसमें से भी बाहर आएगा, इसमें से भी बाहर आएगा, कांस्टेंट है और कॉमन आ जाएगा, बचेगा x dy dt ऑफ vy माइनस y dy dt ऑफ vx। m तो बाहर चला गया, तो x dy dt ऑफ सिर्फ vy माइनस y dy dt ऑफ vx। अब अगला स्टेप, ब्रैकेट में जो बचा है जरा देखो, जो मैंने पहले डेरिवेशन किया था, x dy dt ऑफ vy माइनस y dy dt ऑफ vx, ये ब्रैकेट की टर्म और ये नीचे की टर्म एक ही है, जो ब्रैकेट में है वो डिनोमिनेटर बिल्कुल नीचे है। यहां यदि ये और ये बराबर हैं, ये और ये सेम है, लेकिन ये तो इसके बराबर है, हमने प्रूव किया था दिस एंड दिस आर इक्वल, इसे ही तो सॉल्व करके ये आया था, तो यदि इसे सॉल्व करके ये आया था तो इसकी जगह ये रखा जा सकता है, तो मैं इसकी जगह रखूंगा dy dt ऑफ x vy माइनस y vx, इसकी जगह ये लिख दिया, यहां इस ब्रैकेट की जगह ये ब्रैकेट रख दी। अब ये रखने के बाद कुछ स्कूल में बड़ा बढ़िया काम करा, उन्होंने कहा dy dt कॉमन ले लो। एक स्कूल का बच्चा है मेरे पास, सर dy dt कॉमन, अब बताओ यदि किसी को हम रटवा देंगे dy dt कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बचेगा x vy माइनस y vx। बात तो सही हो गई, लेकिन एक बात सोचने की है, dy dt यानी कि डिफरेंशियल क्या है, तो डिफरेंशियल एक क्वांटिटी नहीं, एक ऑपरेशन है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसी तरह से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब ऑपरेशंस हैं। यदि कल को मैं कहूं 2 into 5 प्लस 3 into 6, कोई बच्चा इसमें इंटू कॉमन ले ले और ब्रैकेट में लिखे 2 5 प्लस 3 6, तो सिर पीट लोगे, यो क्या हुआ कि सर इंटू कॉमन आ गया। बेटा इंटू क्या कोई क्वांटिटी है? नहीं है। क्या है इंटू? एक ऑपरेशन, ऑपरेशंस कॉमन नहीं आते, तो डी बाई डी टी भी ऑपरेशन है, वो कॉमन नहीं आएगा। अच्छा खुद ही सोचो, क्या ये इसके बराबर तब भी होता है जब बीच में प्लस होता? यदि यहां प्लस होता, यहां प्लस होता, यहां भी प्लस होता, तो वी एक्स वी वाई कटते नहीं। जब वी एक्स वी वाई नहीं कटते तो बचता क्या? एक्स डिफरेंशियल ऑफ वी वाई प्लस वाई डिफरेंशियल ऑफ वी एक्स प्लस 2vx vy बचता, क्योंकि इसमें ये ऐड हो जाता है। ये तो बाई चांस बराबर आ गया है, किसी से कह मत देना कि डिफरेंशियल कॉमन ले लिया, ना आज ना अगले साल। डिफरेंशियल कैन नॉट बी टेकन कॉमन। हाँ, लेकिन यहां पर हमें बाहर लेना है, लेकिन इस जगह पर ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। आप एग्जाम में जब डेरिवेशन आएगा, पहले तो लैंग्वेज वगैरह लिखोगे, फिर इसे यहां से करते हुए आओगे, बीच बीच में जो लैंग्वेज लिखी जाएगी वो सब शीट में देख लेना। ज्यादा लैंग्वेज तो इसमें वैसे होती नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तो डिस्क्राइब करेंगे। यहां से करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर इसके बाद यहां पर जहां मैंने निशान बनाया है ये प्रूफ करना। इस प्रूफ करने के बाद इसकी जगह ये वर्ड रख देना। अब m को अंदर ले जाओ, m को बेटा अंदर ले गए, तो यदि आप m को अंदर ले गए तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, बचेगा dy dt ऑफ x mvy है py माइनस y mvx है px,
ये y बहुत ध्यान से इस तरह से लिखना है कि ये सफिक्स दिखे। कुछ बच्चे इसे बड़ा बड़ा लिख देते हैं और फिर बाद में इन्हें काट के 0 लिख देते हैं। मैंने कहा 0 क्यों आया कि x p और y का प्रोडक्ट है, ये y p और x का प्रोडक्ट है, तो बराबर हो गया, कट गया। मैं आज ही के डेरिवेशन में शायद तीसरी बार बता रहा हूं कि p और y का प्रोडक्ट नहीं है, p का कंपोनेंट है y के लॉग। इसी तरह से ये px, लास्ट स्टेप कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। ये है टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू दिस। लेकिन टॉर्क तो होता है dl by dt। टॉर्क क्या होता है? L का डिफरेंशियल, टॉर्क होता है dl by dt। एक बात बताओ, टॉर्क इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ xpy माइनस ypx। लेकिन फॉर्मूला कहता है कि टॉर्क इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ L। ये फॉर्मूला कह रहा है टॉर्क इज डिफरेंशियल ऑफ xpy माइनस ypx। ये फॉर्मूला कह रहा है टॉर्क इज डिफरेंशियल ऑफ L, यानी L ही xpy माइनस ypx है। तो L जो है xpy माइनस ypx है। एंगुलर मोमेंटम होता है xpy माइनस ypx। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा? xpy माइनस ypx। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? xpy माइनस ypx। ypx। समझ में आया स्टेप? एक बार फिर समझो, फिर समझ लो। सबसे पहले हमने टॉर्क का फॉर्मूला लिखा है xfy माइनस yfx। fy को लिख दिया dpy by dt, fx को लिख दिया dpx by dt, py को mvy, px को mvx। m इसमें से भी बाहर, इसमें से भी बाहर और कॉमन, अंदर बचेगा x डिफरेंशियल ऑफ vy माइनस y डिफरेंशियल ऑफ vx। लेकिन x डिफरेंशियल ऑफ vy माइनस y डिफरेंशियल ऑफ vx तो बराबर था डिफरेंशियल ऑफ x vy माइनस y vx। तो देखने में ऐसा लगता है जैसे डिफरेंशियल कॉमन ले लिया, जबकि कॉमन कॉमन ले लिया, फॉर्मूले से प्रूफ करके दिखाया। फिर मास को अंदर ले जाके दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, mvy को फिर से py लिख दिया, mvx को फिर से px लिख दिया। यहां से पता चला कि टॉर्क इज डिफरेंशियल ऑफ xpy माइनस ypx। लेकिन यहां से पता चला था टॉर्क इज डिफरेंशियल ऑफ L। तो कंपेयर करके L इज इक्वल टू xpy माइनस ypx। इस तरह से पहला स्टेप, इसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। एग्जाम में यदि आए कि एंगुलर मोमेंटम कार्टेशियन फॉर्म में डिराइव करो, एंगुलर मोमेंटम कार्टेशियन फॉर्म में डिराइव करो, तो मेरे बेटा बस इतना करके खत्म। लेकिन यदि एग्जाम में आए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला डिराइव करो, तो तीनों फॉर्म करनी पड़ेगी, कार्टेशियन, पोलर और जनरल, तीनों फॉर्म। तीनों फॉर्म। बोलो बेटा। सर जैसे कि डी बाई डी टी में ऑपरेशन परफॉर्म मतलब मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर सकते। बहुत धीरे आवाज आ रही है, दोबारा बोलो। सर जैसे कि डी बाई डी टी में हम कॉमन नहीं ले सकते, तो उसमें हम डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर कई बार लिख देते हैं, वो कैसे लिखते हैं? वो मल्टीप्लाई होता है, वो कॉमन नहीं होता। वो होता है जैसे डी बाई डी टी ऑफ एक्स है, यदि इसी का ही एक बार और डिफरेंशियल कर दें इसी का, तो हमारे साइंटिस्ट ने देखा यदि एक ही चीज का दो बार डिफरेंशियल करना हो तो इसका तरीका बना लिया कि डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर लिख दो। दरअसल ये स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है दो बार डिफरेंशियल कर दो। ये एक सिंबल है। यदि यहाँ कई बार आगे चल के हायर क्लासेस में क्यूब भी लिखा आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डी का क्यूब हो गया। इसका मतलब यह है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि पहले डिफरेंशियल करो, आंसर आए दोबारा डिफरेंशियल करो, आंसर का आए तीसरी बार डिफरेंशियल करो। तो इट इज नॉट स्क्वायर। ओके सर। इट मींस डबल डेरिवेटिव। तो चलो अब हम कार्टेशियन फॉर्म से आगे चलते हैं और बढ़ाते हैं इसको। मेरे बेटा हमारी कार्टेशियन फॉर्म आ चुकी है। टॉर्क वो एंगुलर मोमेंटम एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स।
जब टेस्ट वगैरह दोगे तो भी टेस्ट में y यदि मुझे इसके बराबर में लिखा मिल गया तो नंबर काट लूंगा, स्कूल वाले भी काट के 0 कर देंगे। तभी मैं बार बार बता रहा हूं कि ये ध्यान रखने वाली बात है। अब सुनिए मेरे बेटा, एक बात बताओ, आर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है, आर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है, पी एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पर है, तो P एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पर है, R के कंपोनेंट है x और y, P के कंपोनेंट है Px और Py, तो x अपॉन R इज इक्वल टू cos थीटा, x अपॉन R cos थीटा, तो x आ जाएगा R cos थीटा। इसी तरह से y अपॉन R sin थीटा, तो y आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं R sin थीटा। अब सुनो, px अपॉन p cos अल्फा, px अपॉन p cos अल्फा, तो px आ जाएगा p cos अल्फा, और py अपॉन p sin अल्फा। यदि बेटा py अपॉन p इज इक्वल टू sin अल्फा, तो py आ जाएगा p sin अल्फा, py आ जाएगा p sin अल्फा। पुट कर दो इसे यहां पर, तो x को लिखेंगे r cos थीटा, x को r cos थीटा, py को p sin अल्फा, y को लिखेंगे बेटा r sin थीटा, px को लिखेंगे p cos अल्फा। यहां तक आने के बाद बेटा rp कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा sin अल्फा cos थीटा माइनस cos अल्फा sin थीटा। r और p इसमें भी है, इसमें भी है कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा बेटा sin अल्फा cos थीटा माइनस cos अल्फा sin थीटा। लेकिन अब ये r और p तो बाहर आ गया। ये तो फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b, तो sin अल्फा cos थीटा माइनस cos अल्फा sin थीटा, ये फॉर्मूला है sin अल्फा माइनस थीटा का। लेकिन अल्फा माइनस थीटा है फाई, क्यों? अल्फा है एक्सटीरियर एंगल, थीटा और फाई है इंटीरियर एंगल, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू अल्फा, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा माइनस थीटा किसके बराबर हो गया बेटा? फाई के। तो यदि अल्फा माइनस थीटा फाई के बराबर हो गया तो टॉर्क का फॉर्मूला आरपी साइन फाई, टॉर्क ने एंगुलर मोमेंटम, ये हमारा कहलाता है पोलर फॉर्म। ये है कार्टेशियन फॉर्म, बहुत कम यूज होगी डेरिवेशन न्यूमेरिकल में। ये है पोलर फॉर्म, बहुत कम यूज होगी न्यूमेरिकल में। सबसे ज्यादा यूज होगी जनरल फॉर्म, जो मैं अब बताने जा रहा हूं। वही फिगर मैं दोबारा बना रहा हूं। ये था आर, ये था पी, और ये एंगल था फाई। ये पॉइंट है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाला जा रहा है। सेम यही काम टॉर्क वाले डेरिवेशन में हुआ था, वही अब हो रहा है। आप इसे मिटा दीजिए, मोमेंटम को पीछे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, मिल गया लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन आने के बाद यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे मैं कहूंगा डी। परपेंडिकुलर डाल दिया, जिसके अबाउट, जैसे टॉर्क किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट निकलता है, एंगुलर मोमेंटम भी किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट निकलता है। टॉर्क भी हमेशा ऐसे पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है जो रेस्ट पर हो, एंगुलर मोमेंटम भी ऐसे पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है जो रोटेट ना कर रहा हो, जो घूम ना रहा हो, किसी भी पॉइंट के अबाउट। जैसे व्हील वगैरह के केस में ज्यादातर टॉर्क सेंटर के अबाउट निकाले जाते हैं, एक आध केस को छोड़ के वो स्टेयर वाला जो आ जाता है जिसमें सेंटर ही रोटेट कर जाता है। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी ज्यादातर सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट ही निकाले जाते हैं। मेरे बेटा ये आ गया हमारे पास। इस फॉर्मूले से एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या तैयार होता है? एंगुलर मोमेंटम है आर पी साइन फाई। आर पी साइन फाई में साइन फाई की वैल्यू रख दो। साइन फाई की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी डी अपॉन आर, आर से आर कट गया तो P इंटू डी। डी कहलाती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जिस तरह से
टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद कर लो ये फॉर्मूला। इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला है आई ओमेगा, जैसे P इक्वल टू mv, तो P की जगह L, M की जगह I, V की जगह ओमेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा कि कब ये वाला फॉर्मूला लगाने में फायदा रहता है, कब ये वाला फॉर्मूला। देख, डेरिवेशन के समय तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को d माना है, डेरिवेशन के समय एंगुलर मोमेंट वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को d माना है, लेकिन क्योंकि यहाँ r हम किसी और चीज को पहले ही एज्यूम कर चुके थे, लेकिन न्यूमेरिकल के समय जब भी न्यूमेरिकल करते हैं मेरी आदत है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को d नहीं मानता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं r लेता हूं। फर्क कोई नहीं पड़ता, डेरिवेशन करो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को d लेना, लेकिन फिर सारे न्यूमेरिकल्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस को r लेना। एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूले हैं और कौन सा फॉर्मूला कब लगाया जाएगा वही बता रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम का पहला फॉर्मूला है L इक्वल टू आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला है P इंटू आर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को देख, न्यूमेरिकल के समय R बोल दिया, लेकिन P होता है mv, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया mvr। इन दो फॉर्मूलों का यूज करना सीख लो। यदि दो फॉर्मूलों का यूज करना सीख लिया तो आपको सब समझ में आ गया। जिस तरह से लीनियर मोशन में होता है कि जब तक कोई फोर्स ना लगाए तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रोटेशन में होता है जब तक कोई टॉर्क ना लगाए तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। यानी यदि टॉर्क ना लगाया जाए तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। जब टॉर्क ना लगाएं, बाहर से कोई तीसरी बॉडी आकर के उस पर कोई भाई फोर्स और टॉर्क क्या है? एफर्ट्स। द एफर्ट विच कैन स्टार्ट लीनियर मोशन इज फोर्स एंड द एफर्ट विच कैन स्टार्ट रोटेशनल मोशन इज अ टॉर्क। पहले जरा एंगुलर मोमेंटम से ही जुड़ी हुई कुछ बातें समझ लो। एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे बेटा देख, तुमने देखा होगा जब कभी, पता नहीं तुम स्केटिंग करते हो या नहीं करते हो, जो लोग स्केट करते हुए अपनी जगह पे घूमते हैं, जब उन्हें तेज घूमना होता है तो हाथ को बॉडी के पास ले आते हैं और तेज हो जाएंगे घूमते समय, और जब धीमे करना होता है तो हाथ फैला लेते हैं। अब जो बच्चा बेटा नहीं जानता स्केटिंग, घूमना नहीं जानता, उसे तो नहीं पता, जो जानता है उसके लिए बता रहा हूं, ऐसा होता है। उसका कारण क्या है? जब घूमते समय आदमी हाथ फैला देता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, और जब आदमी हाथ अपनी बॉडी के नजदीक ले आता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। अब कई बच्चे कहेंगे क्यों? एक बात बता, चाहे किसी भी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, सब में mr स्क्वायर आ रहा है। रॉड फॉर्ड छोड़ देना यार, उसमें r की बजाय l आ रहा है, 1/12 ml स्क्वायर आ रहा है। घूमती हुई बॉडीज में mr स्क्वायर का यूज सब में है, चाहे स्फीयर हो, सिलेंडर हो, पॉइंट मास हो, डिस्क हो, रिंग हो, mr स्क्वायर। जब भी r बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, जब r कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो जब मैंने हाथ फैला के घूम रहा हूं तो ज्यादा रेडियस है, ज्यादा रेडियस का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई है, बढ़ गया। और जब मैंने हाथ को फोल्ड कर लिए तो कम रेडियस में घूम रहा हूं, कम रेडियस में घूम रहा हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। तो कई बच्चे कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने और कम होने से क्या फर्क पड़ा? इस आदमी ने अपने आप हाथ फोल्ड करे हैं, किसी ने बाहर से आकर के कोई एफर्ट नहीं किया, तो इसका मतलब बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगा। यदि बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगा तो एंगुलर मोमेंटम है कांस्टेंट, कांस्टेंट को के कह देता हूं।
यदि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, तो इसका मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई ओमेगा कांस्टेंट, तो ओमेगा इज इक्वल टू के अपॉन आई। ओमेगा इज इक्वल टू के अपॉन आई। तो जब इसने हाथ फैला दिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो एंगुलर वेलोसिटी घट गई, एंगुलर वेलोसिटी घट गई यानी कम एंगुलर स्पीड से घूमेगा। जब इसने हाथ बॉडी के पास कर लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल में कई लोग स्विमिंग पूल में ऊपर से जंप लगाते हैं, बोर्ड पर से, बोर्ड पर से जंप लगाते हैं और नीचे पानी में कूदते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इसके कंपटीशन भी होते हैं। तो तुमने कभी सोचा नहीं कि बोर्ड पर से नीचे स्विमिंग पूल में जंप करने में क्या कंपटीशन, वो तो जो भी कूदेगा पानी में तो गिरेगा ही। तो जवाब यह है, इन्हें कूदते समय हवा हवा में गोल गोल घूमते हुए आना होता है। यानी यहां से कूदेंगे, फिर हवा में ही गोल घूम जाएंगे, फिर गोल घूम जाएंगे, फिर गोल घूम जाएंगे और इस तरह से पानी में जाएंगे। पानी में जाने से पहले ये जितने चक्कर लगा लेते हैं उतना ही ज्यादा इनको पॉइंट मिलते हैं। अब ये लोग अपनी बॉडी को ऐसे रखने की बजाय बिल्कुल गोल कर लेते हैं। मतलब मैं कैसे बताऊं, जैसे कूदते समय एक पोस्चर तो ये है, यहां बोर्ड पर से कूदा, एक पोस्चर तो ये वाला पोस्चर है आदमी का, इस तरह से कूद रहा है, तो ये हवा में घूमेगा नहीं, पानी में सीधे कूद जाएगा, क्योंकि इस समय इसकी रेडियस बहुत ज्यादा है। रेडियस ज्यादा होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने से एंगुलर वेलोसिटी बहुत कम है, और एंगुलर वेलोसिटी कम होने से ये कम एंगुलर स्पीड से घूम पाएगा, तो पानी में जाने से पहले चक्कर पूरा नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, बोर्ड पे से जंप करते के साथ ही अपनी बॉडी को जितना फोल्ड कर सकते हैं फोल्ड कर लेंगे। समझने भाई समझो, क्योंकि मैं करके नहीं दिखा सकता। बॉडी को यूं फोल्ड कर लिया तो उससे क्या होता है कि फोल्ड करने से वो इस तरह से घूमते हुए आते हैं, यहां से कूदेगा, फिर यहां जितने भी राउंड लगा सके और तब पानी में जाते हैं। तो ज्यादा कस के ज्यादा कैड़ा मोड़ लेने से उसकी रेडियस कम हो जाती है, रेडियस कम हो जाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाउन हो जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने से वो तेजी से घूमता है, और जब तेजी से घूमता है तो वो हवा में ज्यादा चक्कर लगा लेता है। इसी तरह से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि यदि अर्थ श्रिंक हो जाए तो हमारे लेंथ ऑफ द डे पर क्या फर्क पड़ेगा। उसका जवाब भी यही है, यदि अर्थ श्रिंक हो जाए तो अर्थ की रेडियस कम हो जाएगी, रेडियस कम हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाउन हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाउन हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी अर्थ तेजी से घूमेगी। जब तेजी से घूमेगी तो एक राउंड लगाने में कम टाइम लगेगा, तो दिन छोटे हो जाएंगे, क्योंकि एक राउंड लगाने में जितना समय लगता है उसी को अर्थ 1 डे कहते हैं। तुम कहते हो कि अर्थ का 1 डे 24 आवर्स का है, इसका मतलब अर्थ 24 घंटे में अपने एक्सेस पर एक पूरा चक्कर लगा लेती है, तो दिन छोटे हो जाएंगे। यदि अर्थ सिकुड़ गई, अर्थ श्रिंक हो गई, रेडियस कम हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने से तेजी से घूमेगी। जब अर्थ तेजी से घूमेगी तो उसे एक चक्कर लगाने में कम टाइम लगेगा, और एक चक्कर लगाने में लगा हुआ टाइम ही 1 डे है, तो दिन छोटा हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है। इसके अलावा एक चीज और मैं डिस्कस कर लूं, जब तक बाहर से कोई टॉर्क या फोर्स ना लगाए जाए तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह नहीं छोड़ता। ये मैं एक वीडियो में भी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे पॉइंट नंबर 1, एक क्रैकर है, रॉकेट, दिवाली वाला रॉकेट, आपने उसे छोड़ा, लॉन्च किया, बिना फटे वो इस रास्ते से आकर के गिरा। यदि फटने वाला नहीं है, बस वो
ऐसा है कि यहां से गया और इस रास्ते से आ गया। यदि रास्ते में ब्लास्ट हो गया और एक टुकड़ा यहां हो गया और एक टुकड़ा यहां हो गया, तो याद रखिए ये टुकड़ा यहां पहुंचा, ये यहां पहुंचा, थोड़ी देर में एक टुकड़ा यहां गिरा और एक टुकड़ा यहां गिरा। लेकिन यदि आप इन दोनों का सेंटर मास कैलकुलेट करोगे तो यहां है, इसका और इसका सेंटर मास यहां है, इसका और इसका सेंटर मास यहां है, यानी सेंटर मास अपनी ही जगह पर है। सेंटर मास वही है जहां बिना फटे उसे रहना चाहिए था, यानी सेंटर मास वही गिरेगा जहां के लिए इसे रॉकेट को गिरना था बिना फटे। जब तक बाहर से फोर्स ना लगाए तो सेंटर मास अपनी जगह नहीं बदलता। तो ये मेरा बेटा अगला पॉइंट हो गया। इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन करा रखा है वीडियो में कि यदि एक बम रखा हुआ है, रेस्ट पर है, ये तो चल रहा था, तो सेंटर मास अपनी टारगेट पे अपनी पाथ पे चलता गया। बम रखा हुआ है, सेंटर मास रुका हुआ है, ब्लास्ट हो गया, एक टुकड़ा यहां आ गया, एक यहां आ गया, लेकिन आप कैलकुलेट करोगे तो सेंटर मास अब भी वही होगा जहां पहले था। सेंटर मास अपनी जगह नहीं बदलता। यदि बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए, कोई टॉर्क ना लगाया जाए, तो सेंटर मास यदि रुका था तो उसी जगह पे रुका रहेगा, और यदि चल रहा था तो सेंटर मास अपने ही पाथ पे चलता रहेगा। तुम्हें मालूम है यहां है सन, अर्थ इसका चक्कर ऐसे लगाती है, हमें पता है, लेकिन असलियत यह है कि यदि मैं अर्थ को देखूंगा तो अर्थ का चक्कर इस तरह से लगता है। कई बच्चे कहेंगे क्यों? उसका कारण है मून। मेरे बेटा ये है अर्थ और ये है मून। थोड़ी देर में मान लो अर्थ यहां आ गई, मून यहां आ गया, थोड़ी देर में अर्थ यहां आ गई, मून यहां आ गया, थोड़ी देर में अर्थ यहां आ गई, मून यहां आ गया। तो एक बात बताओ, सेंटर मास देखो जरा अर्थ और मून का। अर्थ और मून का सेंटर मास पहले यहां कहीं होगा, फिर अर्थ और मून का सेंटर मास यहां कहीं होगा, फिर अर्थ और मून का सेंटर मास यहां कहीं होगा। तो एक बात बताया मैंने कि अर्थ अपनी जगह से हट सकती है, मून हट सकता है, सेंटर मास नहीं हट सकता। तो दरअसल होता क्या है, अब सुनिए, सन का चक्कर ना अर्थ लगा रही है ना मून, सन का चक्कर लगा रहा है अर्थ और मून का सेंटर मास। जब अर्थ यहां होती है, मून यहां होता है, तो सेंटर मास यहां होता है ऑर्बिट पर। थोड़ी देर में अर्थ इधर आ जाती है, मून इधर आ जाता है, लेकिन सेंटर मास होता है ऑर्बिट पर। थोड़ी देर में अर्थ यहां आ जाती है, मून यहां हो जाता है, लेकिन सेंटर मास रहता है अपने ऑर्बिट पर। कुछ समय बाद अर्थ इधर पहुंच जाती है, मून इधर पहुंच जाता है, लेकिन सेंटर मास रहता है ऑर्बिट पर। यानी जो हमारे अर्थ और मून का सेंटर मास है, वो सेंटर मास सन का चक्कर लगा रहा है। वो बात अलग है कि अर्थ इतनी ज्यादा भारी है मून के कंपैरिजन में कि सेंटर मास अर्थ के बहुत नजदीक है, लेकिन कहा तो यही जाएगा कि अर्थ सन का चक्कर नहीं लगा रही, मून सन का चक्कर नहीं लगा रहा। अर्थ और मून का सेंटर मास एक फिक्स ऑर्बिट पे घूम रहा है। अर्थ और मून का सेंटर ऑफ मास फिक्स ऑर्बिट पे घूम रहा है। यही सभी सिस्टम में है। ये तो मैंने एक उदाहरण के तौर पे दिया कि जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए तो सेंटर मास अपनी जगह नहीं छोड़ता है। थोड़ा सा मैं एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड और जानकारी दे दूं। दो फॉर्मूले बताए, एक फॉर्मूला बताया एमवीआर और एक बताया आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम एमवीआर। आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डेरिवेशन में डी था। यदि मैं कहूं कि एक पार्टिकल जिसका मास m है v स्पीड से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एंगुलर मोमेंटम बताइए। तो जिस तरह से टॉर्क किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट होता है, आप कहोगे एंगुलर मोमेंटम वो भी किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट होता है। तो मुझे ये देना पड़ेगा किसके अबाउट बताऊं। मैंने कहा इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ। एंगुलर मोमेंटम अबाउट P, P नहीं कह रहा, A पॉइंट। तो A से परपेंडिकुलर डाल दो R,
तो ऐसे में हमेशा फॉर्मूला लगाना mvr। जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही हो तो एंगुलर मोमेंटम का एक ही फॉर्मूला याद रखना, mvr। m है मास, v है स्पीड, r है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन यदि कोई बॉडी रोटेट कर रही हो, जैसे एक सिलेंडर है जो अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, तो रोटेशन के समय v क्या लोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लोगे? तो ऐसे में ये फॉर्मूला मत लगाना, तब लगाना आई ओमेगा। कोई भी चीज घूम रही हो तो आई ओमेगा, और स्ट्रेट लाइन में चल रही हो तो mvr। आई ओमेगा mvr। आई क्या रखोगे? सिलेंडर है सॉलिड तो हाफ mr स्क्वायर, हॉलो सिलेंडर है तो mr स्क्वायर, डिस्क होती, मतलब जो भी फॉर्मूला हो रख देना। इस पे आया हुआ एक न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बता रहा हूं। एक डिस्क है, मास m, रेडियस r, इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। ये इनिशियल पिक्चर है, इसके अबाउट घूम सकती है, घूम नहीं रही। एक लड़का स्मॉल m मास का v स्पीड से दौड़ता हुआ आता है और झटके से फाइनली इस डिस्क के ऊपर बैठ जाता है। इस झटके के कारण ये टेंजेंशियली आता है और फटाक से बैठ जाता है। इस जिस झटके के कारण ये टेबल घूमने लगती है ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तुम खुद सोचो, एक टेबल है वो रोटेट कर सकती है, फ्री टू रोटेट, कोई फ्रिक्शन नहीं है। कोई लड़का तेजी से दौड़ता हुआ है, घड़ाक से बैठ जाए तो उसके इंपल्स से, उसके झटके से टेबल घूमेगी, लड़का भी घूमेगा। तो यदि लड़का और टेबल दोनों घूमेंगे तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे? तो उसके लिए आप क्या कंसेप्ट लगाएंगे? यहां mvr भी लगेगा और आई ओमेगा भी लगेगा। मैंने कहा था जब कोई स्ट्रेट लाइन में चले तो mvr, और जब कोई रोटेशन में हो तो आई ओमेगा। फिर मैंने कहा था कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, यदि बाहर से कोई तीसरी शक्ति आकर के इस पे ना इफेक्ट डाले। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जिसका लोगे, फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी उसका ही लोगे। ध्यान से सुनना, 2-3 बातें समझाऊंगा, पहले आंसर देख लो फिर समझो क्यों। ये लड़का, मैं O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा। ये लड़का स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, mvr, मास m, स्पीड v, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेनी है सेंटर से, तो इसे आगे बढ़ाओ या पीछे, इट इज द लाइन ऑफ एक्शन। और लाइन ऑफ एक्शन पे ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये है टेंजेंशियली आ रहा है और ये रेडियस है। प्लस ये हुआ बॉय का एंगुलर मोमेंटम। टेबल, लड़के के बैठने से पहले ना टेबल में लीनियर मोशन था ना रोटेशन, तो ना mvr ना आई ओमेगा, जीरो। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनली लड़का और टेबल दोनों घूमने लगे। यदि लड़का और टेबल दोनों घूमने लगे तो आई ओमेगा, लीनियर तो रहा ही नहीं अब, लेकिन आई किसका? तो जवाब है बॉय और टेबल दोनों का, क्योंकि दोनों घूमने लगे। तो mvr इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई किसका? टेबल का। टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी प्लस लड़के का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी। टेबल घूमेगी तो टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर, क्योंकि टेबल इज लाइक अ डिस्क, टेबल इज लाइक अ डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r, तो ये है टेबल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लस लड़का भी घूमेगा, लड़का एक पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास r रेडियस में घूमेगा। यदि पॉइंट मास r रेडियस में घूमेगा तो mr स्क्वायर, दोनों के m अलग अलग है, कभी काट दो कॉमन लेके, कैपिटल M टेबल का, स्मॉल m बॉय का। तो ओमेगा का आंसर आ जाएगा mvr अपॉन हाफ mr स्क्वायर प्लस स्मॉल m r स्क्वायर। अब यहां कुछ बातें ध्यान देने की हैं। शुरू में किसका एंगुलर मोमेंटम निकाला? लड़के का प्लस टेबल का।
बाद में किसका एंगुलर मोमेंटम निकाला, तो जवाब है लड़के का प्लस टेबल का, क्योंकि लड़के का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेबल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो दोनों का आई इंटू ओमेगा, आई ओमेगा। शुरू में लड़के में एमवीआर क्यों लगाया, स्ट्रेट लाइन। बाद में आई ओमेगा क्यों लगाया, रोटेशन। आई दोनों का क्यों जोड़ा, दोनों घूमे। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों था, बाहर से कोई तीसरी ताकत आकर के यदि इन पे इंपैक्ट डालती तो वो एक्सटर्नल टॉर्क होता। यहां पर कोई तीसरी ताकत नहीं आई है, इंटरनल फोर्सेस हैं जो लगे हैं, तो इसलिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इसका उल्टा एग्जांपल और देख लो एक, मैं क्वेश्चन को बिल्कुल पलट रहा हूं, इनके नोट्स बना लेना बेटा। ये जो एग्जांपल दिए हैं मेरे बेटा, मान लो एक टेबल है, वही वाली पहले वाली, मास एम रेडियस आर, उस पे एक लड़का खड़ा हुआ है किनारे पर, स्मॉल एम मास का खड़ा हुआ है। ये इनिशियल पिक्चर है, ना ये घूम रहा है ना ये घूम रहा है, ना ये चल रहा है ना ये चल रहा है। अचानक लड़का इस पे से हॉरिजेंटली टेंजेंशियली कूद पड़ा। ये बोर्ड पे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे नीचे कूद गया, टेबल ये है, लड़का आगे कूद गया टेंजेंशियली। यदि टेबल है, लड़का आगे कूद गया, तो एक्शन रिएक्शन से टेबल पीछे भागेगी। नाव से आप आगे कूदते हो तो नाव पीछे भागती है। टेबल पे से लड़का आगे कूद गया तो टेबल पीछे भागेगी। तो लड़का आगे जाएगा तो टेबल पीछे भागेगी, लेकिन पीछे लीनियर मोशन नहीं होगा, रोटेशन होगा। तो लड़के के कूदते ही टेबल उल्टा घूमेगी। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगी, तो वही, बाहर से तो कोई ताकत आई नहीं, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल किसका लोगे, टेबल प्लस बॉय का। फाइनल किसका लोगे, टेबल प्लस बॉय का। किसके अबाउट, टेबल के सेंटर के अबाउट। अच्छा, यहां पर ये फिर से बात आती है, टेबल के सेंटर के अबाउट क्यों लिया, क्योंकि सारी टेबल घूमेगी, बस सेंटर ऐसा है जो अपनी जगह पे रहेगा। ये बात आपको टॉर्क में जो बताई थी वही थ्योरी यहां है। सारी टेबल घूमेगी, सेंटर ऑफ टेबल नहीं घूमेगा, तो टेबल का मोमेंट ऑफ टेबल का एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट लेंगे। अब यदि टेबल का एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट लोगे, तो फिर एक ही क्वेश्चन में ये नहीं हो सकता कि टेबल का एंगुलर मोमेंटम तो सेंटर ऑफ टेबल के अबाउट और लड़के का किसी और के अबाउट। जिसके अबाउट एक का एंगुलर, जैसे आप पहले टॉर्क के क्वेश्चन करते थे, कई सारे फोर्स एक रॉड पे लगे हुए हैं, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते थे, फिर सारे फोर्सेस का टॉर्क उसी के अबाउट निकलता था। तो टेबल के अबाउट एंगुलर मोमेंटम टेबल का निकला सेंटर के अबाउट, तो लड़के का भी टेबल के सेंटर के अबाउट ही निकलेगा। यहां पर आइए, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, लड़का और टेबल सब रुके हुए हैं 0 + 0, ना किसी में लीनियर ना कोई रोटेशन। अब यहां लड़के में लीनियर मोशन है तो एमवीआर, टेबल रोटेट हो रही है तो आई ओमेगा। आई किसका, टेबल का, हाफ mr², डिस्क है, और ओमेगा, ओमेगा ही मान लो। अब तो ये दूसरा एग्जांपल है, ये कोई पहले वाला तो है नहीं। तो ये बॉय का, ये टेबल का। बॉय में एमवीआर क्यों लगाया, क्योंकि लीनियर मोशन है। टेबल में आई ओमेगा क्यों लगाया, रोटेशन है। माइनस, कई बच्चे कहते हैं अब ये माइनस का क्या चक्कर, जिस डायरेक्शन में ये गया ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में गया है। तो जिस तरह से वेक्टर क्वांटिटीज में होता है, तो एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर होता है। डायरेक्शन अपोजिट हो तो 1 + 1 माइनस, तो 1 + 1 माइनस का मतलब एक, किसी को भी प्लस ले लो किसी को भी माइनस, तो एमवीआर बराबर हाफ mr² ओमेगा। एम मत काट देना, एक बॉय का है एक टेबल का, तो ओमेगा आ जाएगा एमवीआर अपॉन हाफ mr²। अब कटिंग फिटिंग आप करते रहना कि सर एक आर से आर काट दे, ये कर दे, वो आपकी मर्जी, मेरे को मेथड सिखाना था। ये मैंने 11th के लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल तक बता दिया है।
अब ये कंपटीशन लेवल पे पहुंच गया, जो ये लास्ट के न्यूमेरिकल करे हैं सब कंपटीशन में आए गए। वही वाली बात है पुरानी की, टिपिकल तब तक है चीजें जब तक समझ में ना आए, समझ में आ जाए तो मतलब क्या मुश्किल है। यदि आपने पढ़ा ना होता और आपके एग्जाम में आ जाता, कहते हाय बहुत टिपिकल पेपर आ गया, जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है उसके लिए है क्या। एक एग्जाम्पल और बता दूं और फिर आज का काम खत्म। मेरे बेटा दो बॉल हैं, आखिरी एग्जाम्पल है। एक सड़क पर इनमें लीनियर और रोटेशन दोनों है। इसमें v स्पीड से तो लीनियर मोशन हो रहा है और ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेशन हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम बताओ। मास m है, रेडियस r है और ये रिंग है। इसमें भी मास m है, रेडियस r है, ये रिंग है। v स्पीड से लीनियर मोशन और ओमेगा इस एंगुलर स्पीड से रोटेशन। यहां भी लीनियर और रोटेशन दोनों है। ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है। तो इसमें क्योंकि लीनियर मोशन है तो mvr, और रोटेशन है तो आई ओमेगा दोनों। लीनियर ने ये फॉर्मूला दे दिया, रोटेशन ने ये दे दिया। अब आई रिंग है तो mr स्क्वायर रख दो, डिस्क है तो हाफ mr स्क्वायर रख दो, जो भी हो। इसका एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोशन है तो mvr, रोटेशनल मोशन है तो माइनस आई ओमेगा। फिर झटका लगा, एक में प्लस आई ओमेगा क्यों और एक में माइनस आई ओमेगा क्यों, यही समझाने के लिए करा। आपको यह देखना पड़ेगा कि रोटेशनल मोशन लीनियर मोशन को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है। रोटेशन लीनियर मोशन को सपोर्ट कर रहा है या अपोज, इस बात को सोच। इस डायरेक्शन में लीनियर मोशन है, इस डायरेक्शन में लीनियर मोशन है। अच्छा यदि मैं लीनियर ना दिखाता, मैं कहता सड़क पर एक व्हील है, लीनियर दिखाता नहीं, और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, घूम रहा है। ये व्हील इस डायरेक्शन में घूम रहा है, मैं लीनियर ना बताता तो मैं तुमसे पूछता कि बताओ यदि इधर घूमेगा तो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, और इधर घूमेगा व्हील तो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा। लीनियर भूल जाओ, कौन सा है वो भूल जाओ। यदि इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है तो व्हील किधर जाएगा, लेफ्ट या राइट? बोलो। माइक ऑन। मैं वीडियो बंद करके भाग जाऊंगा यदि आवाज नहीं आई। हेलो, लेफ्ट ही जाएगा। लेफ्ट। ये वाला बताओ किधर जाएगा? मैं बंद करने आ रहा था, गुस्सा आ गया था। ये लेफ्ट जाएगा या राइट? लेफ्ट। पहिया ऐसे घूमे तो लेफ्ट जाए। आखिरी बार बता दे, ये वाला लेफ्ट 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 लेफ्ट। लेफ्ट जाने की टेंडेंसी है, यस और इस वाले की राइट। राइट। यानी इसका रोटेशन राइट ले जाना चाहता है, रोटेशन राइट ले जाना चाह रहा है, लीनियर मोशन भी राइट ले जाना चाह रहा है। ऐड हो गए। रोटेशन लेफ्ट ले जाना चाह रहा है, रोटेशन लेफ्ट ले जाना चाह रहा है, जबकि दिखाया गया लीनियर मोशन राइट ले जाना चाह रहा है। ऐड सब्ट्रैक्ट हो गए। जब रोटेशन उसी डायरेक्शन में ले जाना चाहे जिस डायरेक्शन में लीनियर मोशन दिखाया गया है तो ऐड होंगे एंगुलर मोमेंटम। और यदि रोटेशन उधर ले जाना चाहे जिधर लीनियर दिखाया गया है उसके अपोजिट ले जाना चाहे रोटेशन, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। अब mvr में से आई ओमेगा बड़ा होगा या वो सब्ट्रैक्ट होगा, या आई ओमेगा में से mvr, जिसका भी मैग्नीट्यूड बड़ा आए
यानी आप मॉडुलस ले लेना भाई, कल को ये भी तो हो सकता है आई ओमेगा की वैल्यू MVR से बड़ी आ जाए, तो निगेटिव में मत छोड़ना। तो ये थी आज की थ्योरी, और इसी के साथ शीट नंबर 1 हो गई पूरी कंप्लीट। कल के लिए पहले ही बता दिया, 3 तो बचे हुए अनसॉल्व्ड, एक पुराने वाला यदि आप भेज देते हो कोई फोटो खींच करके तो वो, और जो आप सॉल्व वर्ड के डाउट्स बताओगे वो होंगे। तो कल की वीडियो बड़ी होगी या छोटी होगी, डिपेंड्स की डाउट कितने आ रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाय बाय।